Hello friends, Namaste and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about most easy and interesting topic called inventory. इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग सा ये है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक है, ठीक है। तो वो स्टॉक का हम वैल्यूएशन करते हैं एट द ईयर एंड, जब 31 मार्च होता है, एज ऑन दैट डे हमारे बिजनेस के अंदर कितनी उसकी वैल्यू है, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अकाउंट्स में हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, उसका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। सो इन्वेंट्री बेसिक मीनिंग है स्टॉक, ठीक है। अब वो जो स्टॉक होता है बिजनेस के अंदर वो चेंज होता है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि मैं कहीं से 3 से 4 आइटम अलग अलग परचेज करती हूँ, उसको मैं मशीन में डाल के नई आइटम प्रोड्यूस करती हूँ और उसके बाद मैं बेचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा नमकीन का बिजनेस है, तो मैंने कहीं से बेसन परचेज किया, ऑयल परचेज किया, मसाले परचेज किए, स्पाइसेस परचेज किया, फिर वगैरह को मैंने डाला एक मशीन के अंदर और उसमें से मैंने एक नई नमकीन की आइटम बनाई, उसको मैंने पैक किया, फिर मैंने उसको सेल किया, ठीक है। और दूसरा एक कंसर्न ये है कि ऐसा बिजनेस है कि जिसका काम क्या है, एक शॉप है, उसके अंदर वो कोई रेडीमेड माल परचेज करते हैं और वो बेच देते हैं, ठीक है। सो इन बोथ द केस इन्वेंट्री डिफरेंट होती है। जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है उसके अंदर बहुत ही सिंपल सा होता है कि जो रेडीमेड गुड्स होते हैं वो आते हैं और वो जाते हैं, ठीक है। सो वही जो एज ऑफ 31 मार्च मेरे शॉप के अंदर जितने भी यूनिट्स पड़े हैं उसको मैं वैल्यूएशन करूँगी और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। एक ही काइंड ऑफ रेडीमेड आइटम होती है, सो लाइक दैट। बट इफ वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ स्टॉक। फर्स्ट वो होता है रॉ मटेरियल। एज आई सेड, मान लो हमारा नमकीन का बिजनेस है तो हमने कहीं से 4-5 चीज़ें परचेज की है, जैसे कि बेसन वगैरह और ऑयल वगैरह हमने परचेज किया। सो दिस आर माई रॉ मटेरियल्स। एज ऑन 31 मार्च जब हम बिजनेस को उस एज ऑन दैट डे मेरी कुछ आइटम्स ऐसे जो मशीन के अंदर अभी पड़ी है जिसको हमने प्रोड्यूस अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट बनने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो आज रॉ मटेरियल डाला, वो अलग अलग प्रोसेस में जाता है, फिर वो 2 से 3 दिन के बाद वो प्रोडक्ट होकर प्रोड्यूस होकर बाहर आती है, ठीक है। सो in that case there is a work in progress kind of a goods. Then there is a finished goods. मैंने मेरे नमकीन का प्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद मेरे वहाँ जो भी आइटम्स पड़ी है उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। सो वो स्टॉक को हम काउंट करेंगे। फिर होता है कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ऐसे नई आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हियर इट डजेंट मीन कि जो हम फिक्स असेट के साथ जो मशीन के साथ जो यूज़ होते हैं वो वाले स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं, पर वो कंज्यूम हो जाते हैं हमारी जो फिनिश गुड है उसको प्रोड्यूस करने के अंदर वो कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। सो वैसे स्टोर्स एंड पार्ट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। देन देयर इज़ अ पैकिंग मटेरियल। हमने जो भी फॉर एग्जांपल नमकीन प्रोड्यूस किया है, सो उसका जो प्लास्टिक का पैकिंग मटेरियल्स हमारे पास पड़ा है एज ऑन 31 मार्च दे विल ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की हम वैल्यूएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो उसकी अलग अलग क्या है मेथड्स हैं, वो मेथड में नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही। उसके बेस पे जो मेथड के बेस पे हमने वैल्यूएशन किया और जो टोटल फिगर आती है, जो अमाउंट आती है, उसको हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। सो व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री? सो इन्वेंट्री का जो है उसको हम हमारे फाइनल अकाउंट में 2 जगह पे रिफ्लेक्ट करते हैं। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड वी विल शो इन्वेंट्री टोटल क्लोजिंग स्टॉक वी कॉल्ड इट, एंड अनदर वन इज द बैलेंस शीट जहाँ पे करंट असेट के हेडिंग में हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हम इनर कॉलम में लिखेंगे रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, एंड आउटर कॉलम में टोटल जाएगा। दिस इज हाउ वी शो दिस इन आवर अकाउंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ what are the methods and what are the basis of valuation. Okay friends, now let's start with different kind of valuation methods. जो स्टॉक की जो वैल्यूएशन मेथड है उसको हम 2 हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं। वन इज हिस्टोरिकल मेथड एंड अनदर वन इज नॉन हिस्टोरिकल मेथड। सो हिस्टोरिकल मेथड यानी क्या है? जिसके अंदर हम स्टॉक को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जो यूनिट जो है जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर सेल करते हैं उसको हम इंडिविजुअली स्पेसिफिकली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन केस में हम हिस्टोरिकल मेथड्स यूज़ करेंगे. एंड इन सम केस व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द स्टॉक, इन दैट केस वी विल यूज़ द नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स. नाउ हिस्टोरिकल मेथड जो है वो आगे दो हिस्सों में बाइफर्केट होती है, जिसके बीच में इन्वेंट्री है वो स्पेसिफिकली ना इंटरचेंजेबल नहीं है. कोई पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करके दिया है, टेलर मेड यूनिट हमने उनके लिए प्रोड्यूस किया है, और या फिर कई बार क्या होता है जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल है. मैंने 1,00,000 कैंडी प्रोड्यूस की तो वो हर एक 1,00,000 कैंडी है वो सेम है, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है. ठीक है, इन दैट केस देयर आर डिफरेंट 4 मेथड्स. बट इन सम केस व्हेन वी make the production of particular unit for one particular customer on specific tailor made base, in that case we use specific identification method. So ये मेथड में क्या होता है, हम हमारी जो कॉस्ट जो होती है वो सब हम एड अप करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अलग से उसका वैल्यूएशन करेंगे. सो इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्क्राइब दिस मेथड इन डिटेल विद द सम. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेंटरी जो इंटरचेंजेबल होती है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं हमारी फैक्ट्री में सारी प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल है. सो इन दैट केस इंटरचेंजेबल यानी कि सेम है या फिर आइडेंटिकल है. ठीक है, नाउ इन दैट केस फर्स्ट वन इज फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, मान लो कि मेरी एक बेकरी शॉप है, इसके अंदर मैं डेली कुछ केक्स परचेज कर रही हूँ या फिर ब्रेड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो जो पहली आ रही है उसको हम पहले बेच देते हैं, जो फर्स्ट आती है उसको हम पहले बेच देते हैं. सो इन दैट केस वी विल यूज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नॉर्मली सारे बिजनेस के अंदर यही मेथड यूज होती है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ही है. देन ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट. इस लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये मेथड के अंदर नॉर्मली ऐसा एक इरेशनल अजम्पशन होता है कि जो यूनिट मेरी फैक्ट्री के अंदर या फिर मेरी शॉप में लास्ट में आता है उसको मैं पहले बेच देती हूँ. ठीक है, सो ये एक तो प्रैक्टिकल इतना अजम्पशन ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्लस इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो गलत आती है. वो रीज़न से आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इस मेथड को अलाउ नहीं कर रहा है. सो प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है. देन अनदर वन है एवरेज प्राइसिंग मेथड. जिसके अंदर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी स्टॉक्स आए हैं उनकी जो अलग अलग प्राइस है उसकी हम एवरेज निकालेंगे, सिंपल सी एवरेज निकालेंगे और वो प्राइस की जो एवरेज है उसके बेस पे हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे. और दूसरी है वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड, जिसके अंदर हम वेट के साथ उसका एवरेज निकालेंगे. जैसे कि मान लो 1 अप्रैल को हमने परचेस किया है 50 यूनिट्स एट मान लो ₹100 पे. दूसरे नेक्स्ट डे हमारे पास जो परचेस स्टॉक किया है वो 60 यूनिट का परचेस किया है 110 पे. तो हमारी जो स्टॉक पड़ी है उनका हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे विथ टोटल वेट. तो हम वेटेड एवरेज के बेस पे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे. सो दीज आर द बेसिक 4 मेथड्स. राइट, इन केस ऑफ व्हाट इन्वेंट्री विच इज़ इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री जो आइडेंटिकल होती है इन दैट केस. अगर अनआइडेंटिकल होती है इन दैट केस देयर इज वन मेथड स्पेसिफिकल आइडेंटिकल मेथड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन हिस्टोरिकल मेथड, जिसके अंदर यूनिट्स को हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो इन दैट केस फर्स्ट मेथड है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को ऑल्सो इट इज़ नोन एज रिटेल इन्वेंटरी मेथड. मतलब मेरा रिटेल शॉप है जिसके अंदर एक ही सिमिलर प्राइस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और जिसका मार्जिन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, इन दैट केस वी विल यूज़ दिस एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. ये इसका मैं अभी नाम आपको बता रही हूँ, पर इसका एक्चुअल में उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय वे ऑफ सम. राइट,
एंड सेकेंड मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनकी गुड्स जो है उसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, तो वो एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर देते हैं और उसके बेस पे वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रूड और वगैरह, तो इन दैट केस दिस मेथड इज यूज्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट what is the basis of valuation, right? So इसका सिंपल रूल ये है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम है उसके बेस पे हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, दैट वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। बट नाउ ट्विस्ट यहाँ पे किस चीज़ में है, कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे हम और क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, कौन सी चीज़ को हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। एंड दूसरा NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो कॉस्ट है उसके अंदर हम क्या क्या इसको इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज। मैंने जो भी मेरा रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में ऐड करूँगी, प्लस वो रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स के अंदर, तो उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, फैक्ट्री का जो प्रपोर्शनेट जो उसकी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे पर यूनिट की, राइट। देन द थर्ड थिंग दैट एनी अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इनटू द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। फैक्ट्री जो है उसके अंदर कई बार फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है कि एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में लाना पड़ता है, तो वो सारी जो उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है या फिर उसके करंट कंडीशन में लाने की कोई एनी अदर दूसरी कॉस्ट हो सकती है, वो कॉस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन शॉर्ट इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ नहीं आएगी, राइट। सो फर्स्ट है उसका कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है। प्रोडक्शन के दरमियान जो नॉर्मल लॉस होता है वो तो कॉस्ट का पार्ट होता है, पर कोई एबनॉर्मल कोई आकस्मिक संजोग के कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है तो वो लॉस इसके अंदर पार्ट नहीं होगा, राइट। फिर है स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। ये सब कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर वो आएगी नहीं, राइट, वाइल डूइंग अ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट गिनने के वक्त ये चीज़ें को इंक्लूड नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर मिस्टेक मत करना, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मैं अभी मेरा बिजनेस कंटिन्यू है, मैं डे टू डे बिजनेस में मैं मेरी कोई प्रोडक्ट है उसके मैं परचेज करती हूँ, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, उसके बेस पे मैं मेरी ये जो करंट इन्वेंट्री है उसकी मैं सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करूँगी, राइट। तो वो जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो हम लेंगे, उसमें से हम जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी कि ये जो सारी कॉस्ट है ना उसको हम एस्टिमेट लगाएंगे बेस्ड अपॉन करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको और ये कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी कम होगा दैट वुड बी अवर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, राइट। अब ये जो पूरा जो प्रिंसिपल है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो ये गोल्डन रूल है वो किसके बेस पे आया है, तो बोलेगी कंजर्वेटिज्म बेस। कंजर्वेटिज्म बेस क्या बोलता है, कोई भी इनकम जो होती है या फिर बेनिफिट होने वाला है वो जो हम एक्चुअल में मिले तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पर कोई भी जो एक्सपेंस या लॉस होने वाला होता है उसको हम एडवांस में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। ये बेसिकली थीम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है कि भाई हमारी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है तो वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, कॉस्ट ही लेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट या NRV दोनों में से जो कम है वो, अब मान लो हमने जो कॉस्ट है कोई यूनिट प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट मान लो 100 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। अब वही कि एक सीन ये है और दूसरा सीन ये है। फर्स्ट जो सिनेरियो है उसके अंदर ये है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मान लो कोई बिजनेस है उसने सेलिंग प्राइस 300 एस्टिमेट की है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 100 है, हम यहाँ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 100 आ रही है तो हमने वही एस्टिमेट किया भी उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 होगी, ठीक है।
सो वो 100 है। और जो सेलिंग कॉस्ट है, जो इसका हिस्सा नहीं है, जो ये सेलिंग कॉस्ट है इसका हिस्सा नहीं है, वो मान लो 50 रुपीज़ है, ठीक है। सो इनमें से ही हम माइनस करेंगे तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में 150 आ रही है, ठीक है। सो इन दैट केस हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, सो ये 100 आई, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस है, उसने जानबूझ के उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को सेल्स प्राइस को ज़्यादा एस्टिमेट किया है, ठीक है। कोई बिजनेस ने सेल्स प्राइस को ज़्यादा एस्टिमेट किया है, इन दैट केस उसकी जो स्टॉक कॉस्ट की वैल्यू है वो एंड अप किसने से वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट के। क्यों? क्योंकि हमने विच एवर इज लोअर बोला है। यही एक रीज़न है उसके पीछे कि क्यों हम विच एवर इज लोअर बोलते हैं, विच एवर इज हायर क्यों नहीं है। देन सेकेंड सिनेरियो है, हमारी जो एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है वो 200 है, उसमें से हम ये एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 50 आ रही है, ठीक है। मतलब क्या है, करंटली हमें वो स्टॉक सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कॉस्ट से कम हो रहा है, ठीक है। वो प्रॉफिट इन दिस केस 150 हो रहा है, पर अभी वो प्रॉफिट हमें 50 ही मिल रहा है, तो हम इन्वेंट्री की वैल्यू को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, 50 तक। समझ में आया? So this is the whole magic of this principle, right? So this is all about inventory basics. अब each method के अंदर कैसे कैसे उसके sums होते हैं, LIFO, FIFO, weighted average, specific identification method, that all I will discuss in my next video. Thank you for watching this video till end, and if you like my videos, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.